चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस की बात कर रहे थे। हमने दो फोर्स के कारण यदि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इस कंडीशन को देखा था। यदि किसी बॉडी के ऊपर तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं और बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो हमने ये भी देखा था। फिर हमने चार फोर्सेस को लेकर के भी डिस्कस किया था। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बॉडी अंडर इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री फोर्सेस। अगर थोड़ा सा पहले जाएं तो हम लोग अगर अपना सिलेबस देखें तो वहाँ पर है इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक ना, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, और दूसरा था इक्विलिब्रियम ऑफ नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में हम लोगों ने देखा अभी तक कि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, ये निकालने के लिए हम लोग दो चीज चेक करते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और दूसरा समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। यदि फोर्स सिस्टम कॉन्करेंट है, यानी सभी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट से पास हो रहा है, तो हम इन दो कंडीशंस को देखते थे। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होते थे, इसका मतलब है कि बॉडी किस अवस्था में है, इक्विलिब्रियम में। और इक्विलिब्रियम में होने का एक और मतलब भी है कि बॉडी के ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू कितनी है, 0। यदि हम नेट रिजल्टेंट फोर्स की बात करें तो इट्स वैल्यू इज 0। ना ये किसके लिए था, कॉन्करेंट के लिए था। दूसरा सिचुएशन हमारा था इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी फॉर द नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस अंडर द एक्शन ऑफ नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, यानी यहां पर सभी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट से पास नहीं हो रहा है। इस केस में इक्विलिब्रियम के लिए एक इक्वेशन हमारा बढ़ जा रहा था, हम मोमेंट भी देखते थे। मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट ए शुड मस्ट बी इक्वल टू 0। और अगर हम ये तीनों इक्वेशन 1, 2 और 3, अगर ये तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब है कि नॉन कॉन्करेंट होने के बावजूद भी बॉडी किस अवस्था में है, इक्विलिब्रियम में है, और नेट फोर्स की वैल्यू क्या है, 0 है। अब कई जगह हम इसको उल्टा यूज करेंगे, इसका ध्यान रखें। यदि कहीं कह रहा है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब हम ऑलरेडी मान लेंगे कि नेट फोर्स की वैल्यू क्या है, 0 है। और यदि कहीं हम ये देख पा रहे हैं कि नेट फोर्स की वैल्यू 0 है, तो हम कह सकते हैं कि बॉडी किस अवस्था में है, इक्विलिब्रियम अवस्था में। 2 वाला केस और 4 वाला केस तो हमने देखा था, ठीक ना। 3 वाले केस से तो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी एग्जामिनेशन में आया था। 3 वाले केस को एक बार फिर से थोड़ा सा ध्यान से देखना है, यहाँ पर कुछ और भी चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं कि यदि 3 कॉन्करेंट फोर्स, ध्यान रहे किसकी बात कर रहे हैं, 3 कॉन्करेंट फोर्स एक साथ एक्ट कर रही हैं और बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तब हम चीजों को कैसे डील करेंगे। सपोज करें ये एक पॉइंट है, ये तीनों फोर्सेस किस पॉइंट से पास हो रही हैं, पॉइंट पी से। इसका मतलब ये तीनों कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, ठीक है। 3 फोर्सेस यदि एक पॉइंट से पास हो, तो हमने ये सीखा था कि इनमें से किसी दो का जो रिजल्टेंट होगा वो तीसरे फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर और डायरेक्शन में अपोजिट, साथ ही कोलिनियर होगा। बात समझ में आ रही, ये चीजें हमने सीखी थी, ठीक है। तो अगर हम देखें कि यहाँ फोर्स F1 है और फोर्स क्या है, F2 है, इसका मतलब F1 F2 का जो रिजल्टेंट होगा वो F3 से कोलिनियर होगा, मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा और डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम F1 और F2 का रिजल्टेंट निकाल के देखते हैं। F1 और F2 का क्या निकालना हमें, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट निकालने के लिए, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड है भाई, मेथड ऑफ ट्रायंगल और मेथड ऑफ पैरेलल। दोनों में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। सपोज यहाँ हम
मेथड ऑफ ट्रायंगल यूज कर रहे हैं ताकि हम इन दोनों का क्या निकाल सकें, रिजल्टेंट निकाल सकें। तो तरीका क्या होता है भाई, सबसे पहले एक फोर्स को उठा ले, हमने यहां से F1 को ले लिया, ठीक है, दिस इज आर F1, क्लियर है। अब F2 को F1 से जोड़ने का क्या तरीका है भाई, F2 को F1 से कैसे जोड़ेंगे, F1 के हेड से F2 के टेल को कनेक्ट करते हैं। तो F2 को ले आएंगे, यहां से शिफ्ट करेंगे, ये F1 का ये हेड था और इससे हमने F2 के टेल को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, दिस इज योर F2। और अब ये देखा गया कि इनका जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा यहां से यहां जो क्लोजिंग साइड होगा, जो साइड ट्रायंगल को क्या करे, क्लोज करे, वही इन दोनों का क्या होगा भाई, रिजल्टेंट होगा। तो क्लोजिंग साइड, ठीक है, दिस इज R, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2। यही हमने मेथड ऑफ ट्रायंगल में सीखा था, ठीक है, क्योंकि जो फोर्सेस हैं उनको हम ट्रायंगल का दो साइड ले लेंगे और जो क्लोजिंग साइड होगा वही उन दोनों का क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट बन जाएगा। क्लियर है। अब जरा ध्यान से समझें, ये रिजल्टेंट हमारा आया और ये रिजल्टेंट, इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा भाई, F3 के बराबर होगा। R का जो डायरेक्शन होगा वो F3 से क्या होगा, ऑपोजिट होगा, और R और F3 एक ही लाइन पे होंगे। तो अगर आप इसको यहां से यहां शिफ्ट करें तो कुछ इस तरह का मिलेगा आपको, ठीक ना। अब देखें, इफ दिस इज R, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2, this R is equal in magnitude with F3 and opposite in direction with F3, as well as F3 and R both are collinear। बात समझ में आ रही है, समझे। R इज इक्वल टू माइनस का, लिख सकते हैं क्या हम लोग, लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखेंगे, इस ट्रायंगल को मैं जरा चेंज कर रहा हूं, this is F2, this is F1। अब देखें, ये कुछ सीधा नहीं हुआ, आप सीधा मान लें, ठीक ना, ठीक है, मान लीजिए कि ये सीधा है, ठीक, F1 F2, और अब मैं इसे थोड़ा सा इसका नाम बदल रहा हूं, दिस इज व्हाट भाई, F3। ध्यान दें, F1 F2 और F3। अब F3 को हमने ऐसे क्यों बनाया, कोई बताएगा, ध्यान दें, हाँ, ये F3 जो है रिजल्टेंट का क्या है, अपोजिट है। रिजल्टेंट होता तो डायरेक्शन इधर से इधर जाता, लेकिन F3 का डायरेक्शन उधर से इधर है। क्लियर है। एक चीज समझे, F1 और F2 इनका जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड इसके इक्वल। अब F1 F2 और F3 मिलके क्या बना रहे हैं, ट्रायंगल बना रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इनका डायरेक्शन। देखें, ये एक क्लॉकवाइज सिस्टम बन रहा है, ये सिस्टम क्या बन रहा है, एक क्लॉकवाइज सिस्टम बन रहा है, ओ सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम बन रहा है। ध्यान दें, डायरेक्शन का मतलब सिर्फ इसलिए है कि डायरेक्शन या तो क्लॉकवाइज हो या फिर, इस केस में देखें जरा, फोर्सेस एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे बट रिजल्टेंट क्लॉकवाइज, ठीक ना। और इस केस में F1 F2 F3 सभी के सभी क्या हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ये चीज हमें क्या सिखलाती है भाई,
ये चीज हमें क्या सिखलाती है, जरा ध्यान से देखेंगे। यहीं पर मैं F1 और F2 का रिजल्टेंट भी ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज R। अब क्यों ऐसा क्यों किया? R और F3 की लंबाई बराबर होगी क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। डायरेक्शन अपोजिट होगा, और मैंने थोड़ा सा डिफरेंस रखा, बट ये दोनों एक ही लाइन के ऊपर होंगे बिकॉज दे आर कोलिनियर। बात समझ में आ रही है? अब जरा देखें, इस वेक्टर और ये वेक्टर F3 और R को एक साथ में ले रहा हूं। अगर साइड में देखें जरा, दिस इज F3 एंड दिस इज R। इनका रिजल्टेंट कितना होगा भाई? अब सिर्फ दो वेक्टर बचे, समझे? इन दोनों का रिजल्टेंट R है और एक वेक्टर कौन सा है, F3। तो इन दोनों का रिजल्टेंट R और F3 अब कितने वेक्टर हो गए भाई? रिजल्टेंट भी तो एक वेक्टर ही है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया वो भी क्या है, एक वेक्टर ही है, जिसके पास मैग्नीट्यूड है, जिसके पास डायरेक्शन है, ठीक ना, जिसका अपना लाइन ऑफ एक्शन है। तो F3 और R ये मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में ऑपोजिट है और कोलिनियर है। अगर हमें इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना हो तो ये कितना आएगा, 0 आएगा। बात समझ में आ रही? तो 0 आने का क्या मतलब है? ये तभी पॉसिबल है 0 जब ये ट्रायंगल क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। इसका मतलब यदि कहीं तीन वेक्टर एक ट्रायंगल को क्लोज कर रहे हैं तो ये किस चीज का इंडिकेशन है? दिस इज द इंडिकेशन कि नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। दिस इज द इंडिकेशन दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि नेट फोर्स 0 है तो सिस्टम किस में होगा, इक्विलिब्रियम। ये बात समझ में आ रही है? सिर्फ ये चीज बताने के लिए मैंने यहां तक आया हूं। क्लियर है? अगर कोई, बट ट्रायंगल ऐसे बनना चाहिए फोर्सेस से कि डायरेक्शन या तो क्लॉकवाइज हो या तो एंटी क्लॉकवाइज हो। क्लियर है? यहां पर ये एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। अगर ये क्लॉकवाइज भी बनता और ट्रायंगल बनता, इसका मतलब ट्रायंगल बनने का मतलब है कि सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू 0 है और सिस्टम किस अवस्था में है, इक्विलिब्रियम अवस्था में है। अभी मैंने 2 मिनट पहले कहा था कि अगर कहीं नेट फोर्स 0 आ रहा है, इसका मतलब हम ये मान के चलेंगे सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। और अगर कहीं ये लिखा है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हम मान के चलेंगे कि उस पर नेट फोर्स की वैल्यू कितनी है, 0 है। क्लियर है? तो यहां पर हमें देखना कि यदि ट्रायंगल क्लोज हो गया तो ये कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और किसके इक्विलिब्रियम को भाई, कॉन्ग्रुएंट फोर्स के इक्विलिब्रियम को। ये ध्यान रखना है, ये नॉन कॉन्ग्रुएंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। किसके लिए है, कॉन्ग्रुएंट के लिए। बात समझ में आ रही है? अब इसको बताने का एक खास मकसद है जो अभी कवर होगा, देखेंगे आप लोग। ध्यान दें, कॉन्ग्रुएंट फोर्स सिस्टम के ऊपर हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया था, ठीक है? बट अभी हमने आपको एक थ्योरम जिसको कि लैमिस थ्योरम कहते हैं वो नहीं बताया है। लैमिस थ्योरम कॉन्ग्रुएंट फोर्स सिस्टम को बहुत ही आसान बना देता है। बात समझ में आ रही है? लैमिस थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल है भाई, कॉन्ग्रुएंट फोर्स सिस्टम। यानी यदि कई फोर्सेस एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं तो उसके लिए हम लोग लैमिस थ्योरम का प्रयोग कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? लैमिस थ्योरम क्या कहता है भाई कि यदि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में है, यदि कोई बॉडी किस स्टेट में है भाई, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, अंडर द एक्शन ऑफ 3 फोर्सेस। कितने फोर्स लगने चाहिए, 4 होगा तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। लैमिस थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल इफ द बॉडी इज अंडर इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ ओनली 3 फोर्सेस। ठीक ना? तो अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में स्टेट में है अंडर द एक्शन ऑफ 3 फोर्सेस, देन अब ये आगे बताने के लिए पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूं। सबसे पहले तो ये दिखाया क्या, कॉन्ग्रुएंट फोर्स सिस्टम, F1 F2
एक मिनट रुक जाए, मैं यहाँ थोड़ा सा टॉपिक डाल दूं। टॉपिक क्या हमारा अगला टॉपिक? लैमिस थ्योरम। ठीक है, आइए देखते हैं लैमिस थ्योरम। लैमिस थ्योरम क्या कहता है कि यदि कोई बॉडी, यहां बॉडी का मतलब ये पॉइंट है, बॉडी का मतलब क्या है? ये पॉइंट। कोई बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में है, क्या है पहले से ही है, अंडर द एक्शन ऑफ एनी थ्री फोर्स। कोई भी थ्री फोर्स बॉडी पे लग रहे हैं और बॉडी किस अवस्था में है? इक्विलिब्रियम अवस्था में है। ठीक ना? तो प्रत्येक जो फोर्स है F1 is proportional to sine of angle between the other two forces. F1 अगर इस फोर्स को लें तो ये प्रोपोर्शनल होगा किसके? साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। तो अगर हम ये ले रहे हैं तो अदर टू फोर्सेस F3 और F2 बचा, ठीक ना? तो F1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू, साइन अल्फा। अगर आप F2 लें तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? साइन ऑफ बीटा। और यदि F3 लें देन दिस इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ गामा। दिस इज द लैमिस थ्योरम। क्लियर है? इसको अगर हम लिखें तो ये क्या आएगा? F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। ये जो इक्वेशन आया इसी को हम क्या कहते हैं? लैमिस थ्योरम कहते हैं। ठीक है, फिर से ध्यान से सुने, लैमिस थ्योरम क्या है? यदि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम अवस्था में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्स, यानी किसी बॉडी के ऊपर कितने बल लग रहे हैं? तीन बल लग रहे हैं, और इन तीनों बलों के कारण बॉडी साम्य अवस्था में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ठीक ना? तो प्रत्येक बल समानुपाती प्रोपोर्शनल होगा अदर टू फोर्स, साइन ऑफ अदर टू फोर्सेस, एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। किसी भी फोर्स को ले, F1 F2 F3, ठीक ना? अगर ये तीन फोर्स के कारण ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है तो अगर हम F3 लेते हैं तो ये समानुपाती होगा बचे हुए दो फोर्स के बीच जो एंगल है उसके साथ यदि हम साइन ले लें। और ये चीज सभी के साथ क्या होगी? एप्लीकेबल होगी, F1 F2 एंड F3। तो फाइनली हमको एक ये इक्वेशन मिलता है, और ये इक्वेशन बहुत हेल्पफुल है टू सॉल्व द रियल लाइफ प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये हमारी बहुत मदद करता है, बट इसकी शर्त ये है कि आपको अल्फा बीटा और गामा नोन होना चाहिए। ठीक ना? ये एंगल्स आपको यदि पता है तो आप लैमिस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आइए पहले देखते हैं कि लैमिस ने अगर ये बातें कही तो ये सही कैसे हैं, इसका प्रूफ क्या है। हाँ, आप इसको राम रहीम कुछ भी करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक ना? आप अल्फा लिख लो, बीटा लिख लो, आप ABC एंगल लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है,
ठीक है। आइए देखते हैं लैमिस थ्योरम का प्रूफ क्या है। लैमिस ने ये जो बातें कही वह सही है कि नहीं है, कैसे हुआ इसको देखते हैं। इसके लिए हमने एक कॉन्ग्रुएंट फोर्स सिस्टम लिया है। लैमिस थ्योरम कॉन्ग्रुएंट के विषय में था, तो हमने कॉन्ग्रुएंट फोर्स सिस्टम लिया F1 F2 एंड F3, ठीक है। और इनके बीच का एंगल अल्फा बीटा और गामा कंसिडर किया। क्लियर है। अगर ये तीन फोर्सेस, लैमिस थ्योरम ने कहा था कि यदि बॉडी किस अवस्था में है, इक्विलिब्रियम अवस्था में है, यानी हम मान रहे हैं कि ये बॉडी जो है वो किस अवस्था में है भाई, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। क्लियर है ना। अगर अच्छा 3-4 सिस्टम के लिए हमने इक्विलिब्रियम में क्या सीखा था भाई, 3-4 सिस्टम का कॉन्ग्रुएंट का जो हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन सीखा था वो ये था कि दो का जो रिजल्टेंट होगा वो इक्वल, अपोजिट और कोलिनियर होगा किससे, तीसरे वाले फोर्स से। यही सीखा था ना। अब हम यहाँ F1 F2 F3 को ड्रॉ करके देखते हैं क्या चीजें आ रही हैं आपको। ध्यान से देखेंगे। सपोज हमने एक पॉइंट ले लिया A, और अच्छा दोनों F2 हो गया है, इसको हमने मान लिया दिस इज F1। तो यहां से मैं F1 को सेम प्रोपोर्शन में ड्रॉ करता हूं, दिस इज F1, दिस इज F1, ठीक है। ध्यान रहे F1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, AB से, क्योंकि लेंथ ही क्या देता है, मैग्नीट्यूड देता है। तो हमने F1 को किसके बराबर ले लिया, AB के बराबर। ना F2 को कनेक्ट करें भाई, तो F2 यहां से कनेक्ट होगा, दिस इज F2, दिस पॉइंट इज C। तो BC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, BC रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F2, लंबाई रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद F3। अब जब F3 को ड्रॉ करेंगे तो बताएं इसको A से मिलाएं कि ना मिलाएं, यही चीज मुझे सिखाना था, जो मैं 10 मिनट से लेक्चर दे रहा था ना, यही चीज सिखलाना था। हमने कहा था कि यदि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स की वैल्यू 0, या फिर यदि नेट फोर्स की वैल्यू 0 है तो बॉडी किस अवस्था में है, यही तो सीख रहे थे। हमने क्या सीखा कि यदि कोई ट्रायंगल क्लोज हो जाए, यदि कोई 3 फोर्सेस से बना हुआ ट्रायंगल क्या हो जाए, क्लोज हो जाए, तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यही तो सीखा था अभी तक हम लोगों ने। अब जरा देखो, ये तो पहले ही कह रहा ना लैमिस थ्योरम, इफ अ बॉडी इज अंडर इक्विलिब्रियम स्टेट, कह रहा है। लैमिस ने कहा किसके लिए, इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए कहा है। इसका मतलब ये ट्रायंगल क्या होना चाहिए, इट शुड मस्ट बी क्लोज्ड, क्योंकि जब तक ये क्लोज नहीं होगा नेट फोर्स की वैल्यू 0 नहीं होगी, और अगर नेट फोर्स 0 नहीं है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। इट मींस जब हम तीसरे फोर्स को ड्रॉ करेंगे, F3 को ड्रॉ करेंगे यहां से, तो ये F3 ABC, ये हो गया हमारा F3। तो ये F3 कहीं ना कहीं आके किस पे कांटेक्ट करेगा, A पर कांटेक्ट करेगा, क्योंकि जब तक ये यहां टच नहीं होगा तब तक नेट फोर्स 0 नहीं होगा, और नेट फोर्स 0 नहीं हो तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। ठीक है जी। अब देखें जरा, F1 और F2 के बीच का एंगल कितना था, F1 और F2 के बीच का एंगल कितना था भाई, गामा। यहां देखिए ये है F1 और ये है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, देख सकते हैं यहां से। F2 और F3 के बीच का एंगल
F2 और F3 के बीच का एंगल, ठीक है, और F3 और F1, F3 और F1 के बीच का एंगल बीटा। क्लियर है? ये सिस्टम बन गया। इसका मतलब ये जो है इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो कॉन्ग्रुएंट फोर्स सिस्टम है, इसी को ये ट्रायंगल ऑफ फोर्स क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ रही है? अब एक चीज और सीखिए थोड़ा सा। ए बी पैरेलल टू F1 लिख सकते हैं, ठीक है। बी सी पैरेलल टू F2 और AC इज पैरेलल टू, समानांतर है, ठीक ना। साथ ही हम और क्या लिख सकते हैं भाई? AB इज इक्वल टू F1 लिख सकते हैं क्या? AB इज द लेंथ और F1 के मैग्नीट्यूड को AB ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक ना। AB इज इक्वल टू F1, BC इज इक्वल टू F2 और AC इज इक्वल टू F3। लिख सकते हैं। साइन रूल पढ़ा है? साइन रूल क्या होता है? हाँ जी, साइन रूल क्या होता है? साइन रूल और कोसाइन रूल, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है? साइन रूल कहता है कि यदि कोई ट्रायंगल ABC है, साइन रूल कहता है कि यदि कोई ट्रायंगल AB, इसका ये साइड A है स्मॉल a, ये साइड की लंबाई स्मॉल b है और ये साइड की लंबाई स्मॉल c है, तो साइन रूल रिलेशनशिप देता है साइड की लंबाई और सामने के एंगल के बीच, ठीक ना। साइन रूल कहता है कि b अपॉन, अगर ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, तो b अपॉन साइन ऑफ जो सामने एंगल है, साइन अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन साइन गामा इज इक्वल टू C अपॉन साइन बीटा। दिस इज कॉल्ड साइन रूल। ट्रिग्नोमेट्री में इसका प्रूफ भी दिया हुआ है, ठीक ना। तो इस ट्रायंगल के लिए अब हम लोग साइन रूल अप्लाई करेंगे। यहां भी ट्रायंगल है A, B और C। ABC एक ट्रायंगल है। यदि आप इसके लिए साइन रूल अप्लाई करें तो जरा देखें क्या लिखेंगे हम लोग। क्या आएगा भाई? AB अपॉन A से B, साइड हो गया, साइड की लंबाई हो गई, अपॉन साइन ऑफ दिस एंगल, तो इसको हम क्या लिखेंगे भाई? साइन ऑफ 180 माइनस अल्फा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू BC अपॉन B से C के ऊपर कौन सा एंगल आएगा? ये वाला एंगल, इसको क्या लिखेंगे? साइन 180 माइनस इज इक्वल टू AC A टू C अपॉन साइन 180 माइनस, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। सो AB अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू BC अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू AC अपॉन साइन गामा। ठीक है, ध्यान दें, AB को क्या लिख सकते हैं? सो F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू BC को F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन, दिस इज कॉल्ड लैमेस थ्योरम। बात समझ में आ रही है? तो लैमेस थ्योरम ने जो बातें कही थी वो क्या है? बिल्कुल
सही है। ठीक है, आइए अगर लैमिस थ्योरम सीख गए हैं तो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, आपको एक चीज दी हुई है क्या, वेट ऑफ स्फीयर। ये एक स्फीयर है जिसका वजन कितना है, 100 न्यूटन है। तो आपको इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और साथ ही साथ ये स्फीयर इस वॉल के ऊपर है, तो वॉल से कुछ ना कुछ क्या लग रहा होगा, रिएक्शन लग रहा होगा। तो आपको रिएक्शन की वैल्यू बतानी है, ठीक ना, वॉल से कितना रिएक्शन ऑफर हो रहा है और इस स्ट्रिंग के अंदर कितना टेंशन डेवलप हो रहा है, ये बताना है। चलिए एक बार प्रयास कीजिए। आइए देखते हैं कैसे कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लैमिस थ्योरम के ऊपर है कि नहीं है, ये जानने का तरीका क्या है, और अगर लैमिस थ्योरम के ऊपर है तो सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, इस प्रॉब्लम को हम लोग दोनों ही मेथड से सीखेंगे। जो हमने पहले शुरुआती मेथड, जो बेसिक मेथड था, ठीक ना, जिसमें हम समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 करके करते थे, उससे भी सीखेंगे और लैमिस थ्योरम का भी यूज करके देखेंगे। ठीक है, आइए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फ्री बॉडी डायग्राम। इस चैप्टर की स्टार्टिंग मैंने फ्री बॉडी डायग्राम से की थी, और वहां पर मैंने इस सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बनवाया था, इसीलिए आज ये प्रॉब्लम लिया है। ठीक ना, तो आइए देखते हैं कि इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो क्या होगा। ध्यान दें, ये स्फीयर है, स्फीयर का वेट किधर काम कर रहा है, तो 100 न्यूटन किधर काम करेगा, नीचे। इसका ये वाला हिस्सा किसके टच में है, दीवार के टच में है, तो दीवार एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये स्फीयर जितना वजन, जितना फोर्स दीवार पे लगा रहा होगा, दीवार भी उतना ही फोर्स ऑफर कर रहा होगा। तो यहां से क्या आ रहा होगा, रिएक्शन फोर्स आ रहा होगा। क्लियर है। इसके अलावा एक फोर्स और भी दिख रहा है, यहां से एक स्ट्रिंग गई है, ठीक ना, इस स्ट्रिंग में क्या आ रहा होगा, टेंशन आ रहा होगा। इसके अलावे और कोई फोर्स दिख रहा है क्या, इन तीनों के अलावे और कोई फोर्स नहीं। इस स्फीयर का मास नीचे काम करेगा, रिएक्शन इस डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक ना, और इस स्ट्रिंग के अंदर क्या आएगा, टेंशन आएगा। क्लियर है। ध्यान से देखें, ये जो एंगल है, ये कितना एंगल है भाई, तो ये एंगल भी कितना होगा, इक्वल एंड अपोजिट एंगल। अगर ये 15 है तो ये एंगल भी कितना होगा, यानी ये एंगल कितना है, 15 डिग्री। बात समझ में आ रही है। अब जरा देखें, इसको मैं, इस रिएक्शन को मैं यहां से उठा करके और कहां लगा रहा हूं, तो कोई चेंज आएगा क्या, कोई चेंज नहीं। फोर्स को पैरेलली सेम लाइन ऑफ एक्शन पे आप कहीं भी क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इसको यहां से हटाता हूं, ये यहां गया, दिस इज आर। अब ध्यान से देखें, यही तीन फोर्सेस थे, एक फोर्स वेट लग रहा है, दूसरा फोर्स रिएक्शन लग रहा है, और तीसरा फोर्स टेंशन लग रहा है। इन तीन फोर्सेस के कारण ये सिस्टम लटका हुआ है इक्विलिब्रियम स्टेट में। लटका हुआ तो है क्या, कोई पोजीशन कर रहा है क्या, अपनी पोजीशन पे लटका हुआ है, यानी किस अवस्था में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में। और इस पे कितने फोर्स अप्लाई हुए हैं भाई, तो हम कौन सा थ्योरम यूज कर सकते हैं, लैमिस थ्योरम। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो लैमिस थ्योरम कहता है कि आपको फोर्सेस के साथ साथ उनके बीच का एंगल मालूम होना चाहिए। तो हम देख लें कि हमें एंगल मालूम है कि नहीं। ध्यान दें,
इस फोर्स और इस फोर्स के बीच का एंगल क्लियर है 90, इस टेंशन और इस फोर्स के बीच का एंगल 90 प्लस कितना 15, यही एंगल है। और यहां देखें जरा 180 माइनस 15 लिख सकते हैं, इस फोर्स और इस फोर्स के बीच का एंगल ये पूरा 180 होता है, इसमें सब कितना कम कर दें 15। तो सारे एंगल आपको मालूम है, ठीक है ना। तो हम यहाँ लेबनिज़ थ्योरम यूज कर सकते हैं। अगर हम लेबनिज़ थ्योरम से लिखें तो क्या होगा 100 अपॉन साइन और अदर दो के बीच का एंगल। तो इसके सामने एक फोर्स ये बचा और एक फोर्स ये बचा, साइन कितना 105 इज इक्वल टू, अब ये फोर्स ले लो आर अपॉन इसके सामने ये फोर्स और ये, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है साइन 165 180 माइनस 15 इज इक्वल टू क्या बचा टेंशन टी अपॉन साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1 होती है, तो यहां 1 पुट कर दो, ठीक है। अब एक बार देखिए आपको निकालना क्या क्या है, t की वैल्यू निकालनी है और r की वैल्यू निकालनी है। आप यहां पर साइन 165 की वैल्यू पुट कर सकते हैं और साइन 105 की वैल्यू पुट कर सकते हैं और दोनों ही चीजों को क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई समस्या? कैसे यूज करते हैं ये बात समझ में आई। ये तो लेबनिज़ थ्योरम हुआ। अब मान लो हम लेबनिज़ थ्योरम यूज नहीं करना चाहते, बट अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ये कन्ग्रेंट फोर्स सिस्टम है, कन्ग्रेंट है ना भाई, दिख रहा है कन्ग्रेंट क्यों, क्योंकि सभी सेंटर से पास हो रहे हैं ना, एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। तो इसके लिए कन्ग्रेंट फोर्स सिस्टम के लिए इक्विलिब्रियम का जो बेसिक इक्वेशन था, अगर कन्ग्रेंट होगा तो दो ही था, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। इससे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं, अगर उससे सॉल्व करना है बेसिक इक्वेशन से तो हमें एंगल्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कहीं कहीं। आइए देखते हैं, ध्यान दें। अब हम इसको बेसिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 इससे सॉल्व करते हैं, क्योंकि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है अगर कन्ग्रेंट फोर्स, तो सिर्फ दो इक्वेशन से हम उसके इक्विलिब्रियम को देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, इसका मतलब था एक्स डायरेक्शन में लगने वाले सभी फोर्स का सम किसके बराबर होगा 0 के बराबर। तो आप देखें एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं भाई। अब एक्स डायरेक्शन में एक दिख रहा है क्या आर और एक दिख रहा है टी। अगर आप इस टी को तोड़ेंगे यानी रिजॉल्व करेंगे तो इसका एक कंपोनेंट एक्स की डायरेक्शन में भी मिलेगा, ठीक है। तो इस टी का ये एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 15, तो इधर टी कॉस 15 और इधर कितना हो जाएगा टी साइन 15। क्लियर है। तो एक्स डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स एक आर है और एक टी साइन 15 है। तो आर इज इक्वल टू टी साइन 15 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर चूंकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है यानी ये फोर्स क्या होंगे बराबर होंगे, दैट इज आर माइनस टी साइन 15 इज इक्वल टू, यही तो एफ एक्स 0 हो गया। एक्स डायरेक्शन में लगने वाले सभी फोर्सेस का सम हमने किसके बराबर कर दिया 0 के बराबर कर दिया, ठीक है। एक इक्वेशन आपको मिल गया। आप सीधे यहीं से भी फाइंड कर सकते हैं, आप इसका मतलब समझते तो सीधे यहां से भी क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखिए, एक इक्वेशन और भी चाहिए, क्योंकि अननोन दो है, आर भी अननोन है और टी भी अननोन है। तो दूसरा इक्वेशन कहां से आएगा एफ वाई, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू। तो इस डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहे हैं 100 इज इक्वल टू कौन सा फोर्स है टी कॉस 50। आप देखिए यहां से आपको क्या मिल जाएगा टी इज इक्वल टू 100 अपॉन कॉस 15। आप कॉस 15 की वैल्यू पुट करेंगे, पुट करिए कितना आ रहा है भाई 0. नहीं
एग्जैक्टली पुट करके बताइए, 100 डिवाइडेड बाई cos 15, एक 104.1 न्यूटन। ठीक है, इस टी को हम कहां पुट कर दें, यहां पर पुट कर दें, करिए तो आर निकल जाएगा आपको, आर इज इक्वल टू 104.1 इंटू साइन 15, कितना होगा, ठीक है। तो ये वो तरीका है, आप चाहें तो लैमिस थ्योरम का भी यूज कर सकते हैं, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं यहां से। हाँ, मैं फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं एक बार, आप इसको इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और लैमिस थ्योरम का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? एक बार वापस फ्री बॉडी डायग्राम देखें, मैंने एक क्लास में सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम बताया था, ठीक ना, क्योंकि मैंने कहा था कि फ्री बॉडी डायग्राम मैकेनिक्स का बेस है, अगर आप इसे ड्रॉ नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला। हर जगह फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना होगा, क्योंकि हम फोर्स के एनालिसिस कर रहे हैं, फोर्स कहाँ लग रहा है नहीं लग रहा है ये हमको पता होना चाहिए। आओ एक बार देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, ध्यान से देखेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं थोड़ा सा फिर से। किसी भी चीज का वेट हमेशा किधर एक्ट करेगा, डाउनवर्ड। तो सीधी सी बात है, ये इसका वजन जिसको कि हम क्या कहते हैं, mg, mg हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है। क्लियर है? नाउ जब ये स्फीयर इस वॉल के संपर्क में आएगा तो वॉल से क्या डेवलप होगा, रिएक्शन। तो यहां पर एक क्या लगेगा भाई, रिएक्शन लगेगा, क्योंकि ये स्फीयर अगर मैं इस दीवार के ऊपर ऐसे टेक लगाया है मैंने, तो दीवार मेरे बॉडी के ऊपर भी सेम क्या कर रहा होगा, एक फोर्स लगा रहा होगा। तो ये स्फीयर भी यहाँ पे टिका हुआ है, तो दीवार कुछ ना कुछ उसके ऊपर क्या लगा रहा होगा, रिएक्शन फोर्स। और कितना लगा रहा होगा भाई, जिस इंटेंसिटी से मैं इधर रहूंगा उतनी इंटेंसिटी से ये मुझे क्या करेगा, बाहर करने की कोशिश करेगा। बिकॉज न्यूटन लॉ ऑफ थर्ड, जो न्यूटन का तीसरा लॉ है, वो क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बात समझ में आ रही है? तो एक रिएक्शन यहां लग गया, और तीसरा यहां पर क्या लग रहा है, चूंकि मास नीचे खींच रहा है तो रस्सी के अंदर क्या आएगा, टेंशन डेवलप होगा। यही तीन फोर्सेस हैं। अब हमने यहां पर क्या किया, इस रिएक्शन को यहां से क्या किया, आगे बढ़ा दिया, क्योंकि फोर्स तो वेक्टर है ना, आप उसको पैरेलली उसका एंगल चेंज किए बिना कहीं भी ले तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है, और इस तरीके से हम लोग लैमिस थ्योरम को यूज करते हैं। हाँ ठीक है, तो आज यही रहने देते हैं, और नेक्स्ट डे हम लोग बीम चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे, रिएक्शंस फाइंड आउट करेंगे। ओके, थैंक यू।